हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त मुकेश। आज आपके लिए फिर से एक नई वीडियो लाया हूं जिसमें हम आज सीखेंगे जीएसटी के बारे में कि जीएसटी है क्या। तो जैसे कि नाम से ही क्लियर है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो भाई अब ये होता क्या है, मुझे और आपको ये जानने की क्या ज़रूरत है कि जीएसटी क्या होता है। अगर मेरी तरह भी आप छोटे से दुकानदार हैं या आपकी छोटी सी शॉप है, तो जहाँ पर आप गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई करते हैं और परचेज़ करते हैं, तो फिर आपको जीएसटी से क्या लेना देना है। तो दोस्तों, जैसे कि किस प्रोडक्ट पर कितना जीएसटी लगेगा, तो ये सारे डाउट्स मैं आज आपके क्लियर करूँगा। जैसे कि नाम ही बोलता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो यहाँ पर गुड्स और सर्विस टैक्स में क्या डिफरेंस है मैं आपको बताता हूँ। तो गुड्स और सर्विस टैक्स में क्या डिफरेंस है, देखिए। गुड्स एंड सर्विस में क्या डिफरेंस होता है, फिजिकली जो कोई चीज़ आप तक पहुंचाई जाती है या आप जिसे तोल सकते हैं, नाप सकते हैं, मेयर कर सकते हैं, तो उसे हम जो कहते हैं गुड्स कहते हैं, जिसको आप हाथ लगा के देख सकते हैं। तो सर्विस मीन्स होता है कोई चीज़ जो आप तक पहुंचाई, फिजिकली पहुंचाई नहीं जा सकती, जिसको आप ना तो तोल सकते हैं ना नाप सकते हैं, केवल आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो ये फ़र्क होता है गुड्स और सर्विसेज में। तो अब जानते हैं हम कि जीएसटी से पहले हम कौन कौन से टैक्स देते थे गवर्नमेंट को। ठीक है, तो देखिए, जीएसटी से पहले हम गवर्नमेंट को जो टैक्स देते थे वो कई तरह के होते थे। जैसे दोस्तों, पहले हम देते थे टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स देते थे। डायरेक्ट टैक्स में आता था, जैसे डायरेक्ट टैक्स में इनडायरेक्ट टैक्स में हम देते थे इनकम टैक्स देते थे, कैपिटल गेन टैक्स देते थे, सिक्योरिटी टैक्स देते थे, कॉर्पोरेट टैक्स देते थे, एक्सेट्रा। और भी बहुत से टैक्स हैं जो हम देते थे। ठीक है, उसी प्रकार हम देखते हैं इनडायरेक्ट टैक्स में हम कौन कौन से देते थे। तो इनडायरेक्ट टैक्स में हम क्या कहते थे, सेल टैक्स देते थे, सर्विस टैक्स देते थे, कस्टम एंड एक्साइज ड्यूटी देते थे। और जब ये सारे लग जाते थे, इसके बाद भी हम इस पर जो और टैक्स देते थे वो होता था वैल्यू एडिड टैक्स, जैसे वैट कहते हैं, कस्टम ड्यूटी एंड ऑक्ट्राई, जो गुड्स पर लगता था। और इसके अलावा और भी टैक्स देते थे। और ये तो हो गई डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स की बात। तो इसके बाद जो हमें और स्टेट में, अपने स्टेट में जो टैक्स देने पड़ते थे वो होते थे अदर टैक्स जो होते हैं, जैसे टोल टैक्स देना पड़ता है, इलेक्ट्रिसिटी टैक्स देना पड़ता है, और उसके बाद एंटरटेनमेंट टैक्स देना पड़ता है जो सिनेमा पर लगता है। और इसके अलावा भी और भी बहुत तरह के टैक्स हैं जो हमें देने पड़ते थे। तो इससे क्या होता था, जो इन सारे टैक्स होते थे वो सेंटर के पास जाता था इनमें से, और जो ज़्यादा पैसा होता था वो स्टेट के पास रह जाता था। तो स्टेट गवर्नमेंट का जो खजाना होता था वो, या बैंक अकाउंट होता था, वो इनडायरेक्ट टैक्सेस से ही भरता था। तो हम अब अदर टैक्स देख लेते हैं। तो आगे हम देखते हैं, जैसे, तो अभी क्या हुआ है, अभी जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस थे उनको क्लब करके एक टैक्स बना दिया गया, जिसे हम कहते हैं जीएसटी। ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये इसलिए बना दिया ताकि इतने सारे टैक्सेस हमें ना भरने पड़े अलग अलग अथॉरिटी को, और एक ही कंट्रोल सेंटर बना दिया गया जहाँ से जीएसटी को कंट्रोल किया जाएगा। तो और ये सारा टैक्स एक ही गवर्नमेंट को पे किया जाए। तो इसके अंदर देखिए, अब इसके 3 कैटेगरी होती हैं जो जीएसटी है। पहली जो होती है सीजीएसटी है। ठीक है, दूसरा जो होता है एसजीएसटी है, और तीसरा जो होता है वो है आईजीएसटी। तो हम सीजीएसटी को देख लेते हैं। तो सीजीएसटी का क्या होता है कि सीजीएसटी में जो भी पैसा गवर्नमेंट के पास आता है जीएसटी के थ्रू, वो आधा पैसा चला जाता है जीएस सीजीएसटी के पास, और जो आधा पैसा वो आएगा जीएसटी से वो चलाया जाएगा एसजीएसटी के पास। तो आईजीएसटी जो होता है, वो आईजीएसटी को हम इंटरस्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स कह सकते हैं। ये आईजीएसटी तब लगता है जब हम एक गुड्स को एक शहर से दूसरे शहर में भेजते हैं, और तब ये आईजीएसटी लग के जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इससे पहले कि मैं आपको प्रोडक्ट और समझाऊं, तो मैं आपको बता देता हूं कि कौन कौन से सर्विसेज और कौन कौन से प्रोडक्ट पर कितना कितना टैक्स लगेगा। तो मैं आपको बताता हूं दोस्तों कि गवर्नमेंट ने एक रूल बनाया है जिसके अंदर उन्होंने अलग अलग गुड्स के ऊपर, अलग अलग सर्विसेज के ऊपर अलग अलग टैक्स रखे हैं। तो गवर्नमेंट ने 1211 प्रोडक्ट को डिवाइड किया है अलग अलग कैटेगरी में। जैसे पहला कैटेगरी हम देख लेते हैं। पहला कैटेगरी है नो टैक्स, जो एग्जेम्प्टिव लिमिट
लिमिट से बाहर हैं, मतलब इस पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। उसमें है जैसे फ्रेश मीट, फिश, चिकन, एग, मिल्क, बटर, ये सारे अगर खुले मात्रा में होंगे, मतलब लूज़ में होंगे, मार्केट में बिकेंगे, तो उस पर कोई टैक्स नहीं रहेगा। उसी प्रकार से सॉल्ट, बिंदी, सिंदूर, स्टैम्प, जुडिशियल स्टैम्प, तो इस प्रकार से इस प्रकार से के जो भी प्रोडक्ट होंगे जो लूज़ होंगे मार्केट में बिकेंगे, उन पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसके बाद हम बात करते हैं सर्विसेज की, जिसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो उसी प्रकार से हम देखते हैं कि जब हम होटल या लॉज में जाते हैं और 1000 से अगर हमारा बिल कम बनता है तो उस पर हमें कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो सब हम अब आते हैं 5% के स्लैब पे। तो 5% के स्लैब में क्या आएगा, फ़िश फिलेट आएगा, क्रीम आएगा, ठीक है, पाउडर आ जाएगी, ब्रांडेड पनीर होंगे, मतलब ब्रांडेड जो भी आइटमें होंगी उन पे 5% टैक्स लगेगा। पिज़्ज़ा हो गया, ठीक है, कोल हो गया, मेडिसिन हो गया, तो इन सब पर जो है 5% का टैक्स लगेगा गुड्स पर। उसके बाद हम 5% की सर्विस पे आ जाते हैं। तो इसमें क्या आएगा, ट्रांसपोर्ट सर्विस आ जाएगी, रेलवे टिकट्स आ जाएंगी, और इसमें एयर टिकट्स आ जाएंगी, और वो छोटे छोटे जो रेस्टोरेंट हैं वो भी इसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद हम स्लैब रेट के बाद चलते हैं अगले स्लैब में 12% में। तो 12% में यहाँ क्या क्या प्रोडक्ट्स आएंगे, जैसे प्रोडक्ट में बटर आ जाएगा, चीज़ आ जाएगा, ड्राई फ्रूट्स इन पैक फॉर्म, अगर वो पैक होंगे तो आ जाएगा, फ्रूट, जूस, नमकीन, उसके बाद आयुर्वेदिक, मेडिसिन, टूथ पाउडर, तो इन सब पे 12% टैक्स लगेगा। तो अब हम सर्विसेज को देख लेते हैं। तो सर्विसेज में क्या होगा, नॉन एसी जो होटल हैं या बिजनेस क्लास के टिकट्स हैं या फर्टिलाइज़र हैं या वर्क कॉन्ट्रैक्ट हैं, इन पे 12% टैक्स लगेगा इन सर्विसेज पे। उसके बाद हम अगली स्लैब पे आ जाते हैं जो 18% के अंडर है। तो इसमें क्या होगा, इसमें शुगर हो गया, पास्ता हो गया, कॉर्नफ्लैग हो गया, पेस्ट्री एंड केक्स हो गए, तो इन पे जो है 18% लगेगा। और इसके अलावा आइसक्रीम होगी, मिनरल वाटर हो गया, टिश्यूज़ हो गए, इन्वेल्प हो गए, टेम्पोन्स हो गया, नोटबुक हो गई, तो इन पे भी 18% लगेगा। इसके बाद हम अगर सर्विसेज की बात करें तो सर्विसेज एसी होटल हो गए, ठीक है, और जहाँ ये लिक्विड प्रोवाइड किए जाते हैं, टेलीकॉम सर्विसेज होगी, आईटी सर्विसेज होगी, तो ये जो सारे हैं इन पे 18% आएगा। तो यहाँ पे इंटरेस्टेड एक बात मैं आपको बता दूं कि जैसे टेलीफोन सर्विसेज है, टेलीफोन सर्विसेज पहले जो हमारा बिल आता था वो 15% टैक्स लग के आता था, तो अब जो हमारा बिल आएगा वो 18% लग के आएगा। तो कहीं ना कहीं आप ये देखेंगे कि आपका जो बिल है वो बढ़ने वाला है दोस्तों। तो ठीक है, तो इसके बाद हम अगली स्लाइड के बारे में बात करते हैं, जहाँ पे हमारा जो टैक्स है वो 28% लगेगा। तो 28% किस किस चीज़ों पर लगेगा, 28% जितनी भी बड़ी बड़ी लग्जरी चीज़ें होती हैं वो 28% के अंदर रखी गई हैं। और जैसे कि इसमें च्युइंगम हो गया, चॉकलेट हो गई, ऑटोमोबाइल हो गया, मोटरसाइकिल हो गया, एयरक्राफ्ट फॉर पर्सनल यूज़ हो गया, ठीक है, वाटर हीटर हो गया, डिश वॉश हो गया, वेइंग मशीन हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, तो ये सारे जो लग्जरी चीज़ें हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, इनको 28% के दायरे में रखा गया। उसके बाद हम सर्विसेज की बात करें तो 5 स्टार होटल है में हम जाएंगे, या फिर रेस क्लब बैटिंग में हम जाएंगे, या फिर सिनेमा देखने जाएंगे, तो वहाँ क्या होता है, वहाँ अब ये टैक्स 28% लगेगा सर्विस के ऊपर। तो पहले जैसे सिनेमा है, तो आप दोस्तों देख लीजिए कि सिनेमा, आप जैसे कि आजकल क्रेज़ बन चुका है सिनेमा देखने का बहुत ज़्यादा, तो सिनेमा अब आपको थोड़ा ज़्यादा पैसा पे करना पड़ेगा और आपको थोड़ी सी जेब ज़्यादा ढीली करनी पड़ेगी, ठीक है दोस्तों। तो इसके बाद ये सारी चीज़ें जो अलग अलग स्लैब में, अलग अलग प्रोडक्शन में 1211 प्रोडक्ट या सर्विस को अलग अलग स्लैब में डिवाइड करा, ताकि पूरी इंडिया में एक फ्लैट रेट बनाया जा सके, ठीक है। अगर ये प्रोडक्ट आप ख़रीदते हैं तो आपको इतने सारे टैक्स देने पड़ेंगे। तो लाइए मैं आपको एक और चीज़ समझा देता हूँ। तो दोस्तों पहले होता क्या था, पंजाब में अगर कोई चीज़ सस्ती मिलती थी, ठीक है, तो वहाँ से हम चीज़ खरीद कर लाते थे और एमपी में वो सेल कर देते थे, ठीक है, महंगे दाम पे, क्योंकि वहाँ से पंजाब से वो सस्ती मिलती थी। तो इससे क्या होता था, हमारा प्रॉफिट बढ़ जाता था, ठीक है। तो अब मैं इसी चीज़ को आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। देखिए, जो एक मैन्युफैक्चरर है, अब मैन्युफैक्चरर ने एक गुड्स बनाई, ठीक है, उसके अंदर उसका रॉ मटेरियल, उसका जो भी खर्चा था सारा बनाने के बाद वो जो गुड्स निकल के आई सेलिंग के लिए, वो 100 रुपये की निकल के आई, ठीक है। उसके बाद उसने उस पर 100 रुपये पे 10% का जीएसटी लगाया, ठीक है। तो वो जो अब आइटम है उसकी टोटल कॉस्ट जो है मार्केट में बिकने के लिए
वो 110 रुपये हैं। ठीक है, अब क्या करता है मैन्युफैक्चरर, गुड्स तैयार है सेल करने के लिए 110 रुपये की, तो वो रिटेलर को वो गुड्स भेज देता है। तो अब रिटेलर के खाते में क्या होगा, रिटेलर ने वो गुड्स परचेज़ की 110 रुपये में। ठीक है, तो वो अब उसमें अपना प्रॉफिट मार्जिन जोड़ता है 20 रुपये। तो अब टोटल जो कॉस्ट हो जाती है उसकी 130 रुपये हो जाएगी। ठीक है, अब 130 रुपये पे जब वो 10% लगाएगा तो वो होगी 13 रुपये। ठीक है दोस्तों, तो अब आगे क्या होगा, जब वो रिटेलर अपना टैक्स पे करेगा, ठीक है, जब ये रिटेलर अपना टैक्स पे करेगा तो वो क्या करेगा, जो ऑलरेडी वो 13 रुपये उसने कस्टमर से लिए हैं, ठीक है, तो 10 रुपये वो ऑलरेडी यहाँ पे कर चुका है मैन्युफैक्चरर को या गवर्नमेंट को। तो वो क्या करेगा, 13 रुपये उसने लिए हैं कस्टमर से, 10 रुपये वो ऑलरेडी पे कर चुका है, इंक्लूडिंग बिल में इंक्लूड है। ठीक है, तो इसमें से जो बचेगा वो टैक्स इसको पे करना होगा। ठीक है, तो उसकी जो जो सेल वैल्यू होगी वो क्या होगी, 130 रुपये प्लस 3 रुपये, 133 रुपये। तो और मैं एक्सप्लेन कर दूं, इससे मैं आपको बताता हूं कि पहले क्या होता था और अब क्या होता है। अब क्या होगा, देखिए, जैसे ये जीएसटी दिख रही है, पहले जीएसटी से पहले क्या था, अगर 130 रुपये की चीज़ थी तो उस पर 13 रुपये टैक्स लगा, तो वो हमें दुकानदार हमें बेचता था 143 रुपये की। ठीक है, तो वो हो गई 143 रुपीज़ की, तो हमें 143 रुपीज़ पे करने पड़ते थे। लेकिन जीएसटी के आने के बाद क्या हुआ, वही चीज़ अगर 130 रुपये की जो थी उस पर अब उसको क्या हुआ, 10 रुपये उसने ऑलरेडी दे दिए हैं डिपार्टमेंट को। ठीक है, तो उसमें से जो ये पोर्शन उसका बचा है देने वाला, उसको सिर्फ जोड़ता है वो, और उसके बाद हमें जो देने पड़ेंगे वो 133 रुपये देने पड़ेंगे। तो पहले हमें 143 रुपये देते थे, अब 133 रुपये हम जो है दुकानदार को देंगे। ठीक है, तो अब क्या होगा, उसके बाद जीएसटी में किसको रजिस्ट्रेशन करनी चाहिए और किसको नहीं करनी चाहिए। तो सबसे बड़ा ये फंडा होता है कि कौन कौन जीएसटी नंबर ले और कौन ना ले, तो इसमें बहुत बड़ी कन्फ्यूज़न है। तो इस कन्फ्यूज़न को मैं आपको दूर करता हूँ। अगर आपकी टर्नओवर 20 लाख से कम है तो जीएसटी नंबर लेना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, और अगर आपकी टर्नओवर 20 लाख से कम है लेकिन आप किसी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माल बेचते हो या खरीदते हो, नहीं सॉरी खरीदते नहीं, या बेचते हो या फिर ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हो, तो आपको जीएसटी लाइसेंस लेना ज़रूरी है। ठीक है, दूसरा, अगर आपकी टर्नओवर 20 लाख से 50 लाख तक की है तो जीएसटी नंबर ज़रूरी है, और इसके साथ साथ आपको ये टैक्स भी भरने पड़ेंगे। जैसे ट्रेडर को 1% भरना पड़ेगा, मैन्युफैक्चरर को 1% भरना पड़ेगा। ठीक है, और उसके साथ साथ जो रेस्टोरेंट है उनको भी 5% भरना पड़ेगा। तो इससे होगा क्या, देखिए ये रजिस्ट्रेशन की सारी प्रक्रिया है। आप देख सकते हैं किस किस को कितना टैक्स भरना पड़ेगा और कैसे कैसे रजिस्ट्रेशन होगी। ई कॉमर्स वाले को भी ऐसे करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके बाद हम आते हैं कि ये GSTIN नंबर बनता कैसे हो और ये है क्या। देखिए दोस्तों, आप सभी के पास ना कोई ना कोई टिन नंबर होगा, पैन कार्ड होगा। ठीक है, तो अब होता क्या है, ये जो गवर्नमेंट ने क्या किया, ये GSTIN नंबर आपको दे दिया है, जो कि आपके 2 डिजिट होते हैं आपके स्टेट के, और बाकी के ये 10 डिजिट जो होते हैं वो होते हैं आपके पैन कार्ड नंबर के। ठीक है, और ये 1 डिजिट होता है आपके पैन कार्ड में से कोई नंबर, और ये तो जेड जो है ये गवर्नमेंट ही देता है, ये कंपलसरी है, सब में जेड होगा। ठीक है, और ये चेक डिजिट नंबर है। ठीक है, तो ये आपको पैन कार्ड, टिन नंबर और कोई भी और आइडेंटिफाई के नंबरों की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये गवर्नमेंट ने ये GSTIN नंबर बना के दे दिया है। ठीक है, तो अब आपको गवर्नमेंट की साइड पे ये भरना कैसे है और बनाना कैसे है। तो आपको सबसे पहले तो गवर्नमेंट की साइड पे जाके वहाँ पे गवर्नमेंट की साइड में अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो और यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले पैन कार्ड नंबर बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो अब गाइस सब जो बोल रहे हैं कि 1 नेशन 1 टैक्स लगेगा, तो सब कुछ सिंप्लीफाई हो जाएगा और कोई भी हमें अलग अलग अथॉरिटी को टैक्स नहीं देना पड़ेगा।
तो यहाँ पर एक छोटा सा डाउट है जो कि मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया था, ये स्टेट कोड होता है, ये परमानेंट अकाउंट नंबर होता है, पैन कार्ड का नंबर होता है, ये मैंने आपको बताया था कि ये आपके पैन कार्ड का कोई भी नंबर हो सकता है, ये गवर्नमेंट सप्लाई देती है आपको नंबर जेड, ये कंपलसरी है, तो और ये चेक सम डिजिट होता है, ठीक है। तो उसके बाद रिटर्न फाइल करनी है। तो रिटर्न फाइल कैसे करनी है ये मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए, आपको हर महीने 3 रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 3 महीने में तीन रिटर्न फाइल करेंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि 12 महीने में पूरे फाइनेंशियल ईयर में हमें 36 रिटर्न फाइल करेंगी, और लास्ट में एक एनुअल रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी जो इन सब का जोड़ होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि साल में हमें 37 रिटर्न भरनी पड़ेगी। तो ये तो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि अगर मैं छोटा व्यापारी हूँ और मेरी 20 लाख ऊपर से टर्नओवर है, तो या फिर तो क्या मैं एक बंदा अपॉइंट करूं जो ये तीनों रिटर्न, या फिर सीए रखूं जो मेरी ये सारे रिटर्नें भरें। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पे इतना बड़ा कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। मैं आपको सिंपल तरीका बता देता हूँ कि रिटर्न फाइल कैसे करते हैं, और बिकॉज ये रिटर्न फाइल करना बहुत ही ईजी है जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। तो देखिए हम कैसे भरते हैं, वैसे बताता हूँ रिटर्न कैसे भरते हैं। तो रिटर्न भरने के लिए देखिए, एक होता है GSTIN 1, ठीक है, ये फॉर्म होगा। और ठीक है, इसके अंदर होगा क्या, जो सप्लायर होगा, ठीक है, सप्लायर मतलब कह लीजिए जिसने गुड्स खरीदी है सप्लायर से, वो क्या करेगा, मान लो मैंने गुड्स खरीदी है, तो मैं क्या करूँगा, मैंने जितनी भी गुड्स खरीदी हैं, ठीक है, उनका रिकॉर्ड तो मेरे पास रहेगा ही। अब मुझे करना क्या है GST1 में, मुझे GSTN में सिर्फ एक चीज़ करनी है कि मुझे अपनी सेल की डिटेल, मैंने जो जो प्रोडक्ट जिस जिस बंदे को सेल किया, ठीक है, उसको GSTN में अपलोड करनी है, ठीक है। तो वो मुझे, मान लीजिए मुझे 1 जुलाई से 30 जुलाई 31 जुलाई तक मैंने जो भी सेल की, वो मुझे 10 तारीख तक GSTR में, अगले महीने की 10 तारीख में वो अपलोड करना है, ठीक है। तो ये हुआ GSTR, सिर्फ इतना ही करना है, आपको कुछ नहीं करना। उसके बाद GSTN2 आ जाएगा। इसमें होगा क्या, इसमें आपने कुछ नहीं करना। इसमें जिसने आपको माल सप्लाई किया है, ठीक है ना, तो उसके लिए भी उसने भी अपना सेल किया है, तो वो ये दिखाएगा कि मैंने इस बंदे को इतना इतना सेल किया है। तो वो बताएगा कि भाई मैंने मुकेश को ये चीज़ें सेल की है, मुकेश को ये की है, राहुल को ये की है, ठीक है। तो वो भी अपनी क्या करेगा, GSTN में वो अपनी सेल की रिकॉर्ड इसमें अपलोड कर देगा, ठीक है। वो भी GSTN1 में करेगा, लेकिन ऑटोमेटिकली ये GSTN2 में आ जाएगी हमारे लिए। उसके लिए GSTN1 है और हमारे लिए GSTN2 है परचेज, ठीक है। तो अब जैसे ही 10 तारीख की आधी रात होगी, 12 बजे के बाद 1 बजे GSTN2 के प्रोटोकॉल पे अपने आप आपकी जितनी भी परचेज होगी, जहाँ से भी आपने करी होगी, वो सारी अपलोड हो जाएगी। तो आपने क्या किया, आपने सिर्फ अपने सेल्स की डिटेल डाली, ठीक है। GSTN 10 तारीख को रात के बाद 1 तारीख को आपको अगले दिन वो आपके परचेज कॉलम में GSTN2 में दिखने लगी, ठीक है। उसके बाद आपको जब 10 तारीख निकल गई, 10 तारीख हो गई, तो ठीक है, 15 तारीख तक आपके पास टाइम होगा कि जो जो सप्लायर ने आपको ये बताया GST में कि मैंने मुकेश को ये चीज़ देखी है, तो मुकेश अपने देखेगा कि सचमुच में उसने वो चीज़ उससे ख़रीदी है। अगर कुछ आपका मिस हो गया, मान लो आपने कहा कि भाई मैंने ये चीज़ मैंने ख़रीदी थी लेकिन इन्होंने इसमें बिल में ऐड नहीं किया, तो आप उसे ऐड कर सकते हैं और मॉडिफाई कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि इससे आपका कंफर्म हो जाएगा कि आपने जितनी जितनी परचेज़ की है उसने उतनी उतनी ही परचेज़ दिखाई है, ठीक है। तो ये आपको 15 तारीख तक अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट आता है GSTN का। तो GSTN में क्या होता है दोस्तों, GSTN 3 में क्या होगा, जब आप उसे कंफर्म कर देंगे सप्लायर को कि भैया ये जो परचेज़ मैंने ये जो परचेज़ आपने दिखाई है वो सही है, अगर कोई मॉडिफिकेशन है तो मैं ये मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ, तो डिपार्टमेंट क्या करेगा, 15 तारीख से लेके 20 तारीख
के बीच में जितना भी अगर आपने कोई मॉडिफिकेशन की है, तो अगर आपने कुछ मॉडिफिकेशन दी है, कोई बिल रह गया है, तो अगर आप उसमें डालेंगे तो डिपार्टमेंट क्या करेगा, उसमें से मैच करेगा। और अगर जो आपने कुछ मॉडिफिकेशन बताई है तो वो जिससे आपने माल ख़रीदा है उसको ये मेल चली जाएगी कि सो एंड सो मतलब मुकेश ने ये बिल बोला है कि उन्होंने परचेज़ किया लेकिन आपने उसमें नहीं डाला। तो ये डिपार्टमेंट उनको एक इंटीमेशन बाय मेल भेजेगा कि ये उस बंदे ने ये बोला है और उसको आपको ये आप एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं करते हैं। ठीक है, तो अगर वो एक्सेप्ट कर लेता है तो ठीक है, अगर नहीं करता है तो आगे फिर डिपार्टमेंट कार्रवाई करेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया GSTN 3, तो GSTN 3 में जैसे ही फाइनल हो गया, 15 तारीख तक आपने मॉडिफाई कर लिया, अपलोड कर दिया, तो उसके बाद क्या होगा, 20 तारीख तक के उस महीने, अगले महीने की 20 तारीख तक में आपको GSTN 3 फाइल करनी है और उसमें आपको 20 तारीख तक का टैक्स जमा करा देना है। ठीक है, तो बस इतना सा सिंपल सा तरीका है GSTN इस रिटर्न को भरने का, और इसमें कुछ भी नहीं है। देखिए GSTN 1 क्या हुआ, जो हमने खरीदा उसकी सेल डिटेल दी। ठीक है, GSTN 2 हमने भरा ही नहीं, ये ऑलरेडी जो है सप्लायर है जो हमें माल दे रहा है उसने ऑलरेडी भर दिया। ठीक है, तो इसमें ये भी हमें मुझे भरने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ये ऑलरेडी भरा हुआ आ गया, सिर्फ हमें चेक करना है इसको। ठीक है, उसके बाद ये हमने अपलोड कर देना है यस या नो करके कि बिल्कुल सही है डिटेल। ठीक है, GSTN 3 में उसके बाद ये जो है हम 20 तारीख तक उसका टैक्स पे कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो मैं आपके लिए फिर से नई एक वीडियो लाऊंगा जिसमें हम और भी कुछ सीखेंगे कि GST के बारे में, या फिर अगर नई वीडियो के बारे में। जैसे मैं इंग्लिश में आपके लिए बहुत सी अलग अलग वीडियो लाता रहा हूँ जिसमें हम सीखते हैं इंग्लिश के वोकैबुलरी के बारे में, टेंसेस के बारे में, इंग्लिश की राइटिंग स्किल के बारे में, और कैसे पढ़ना है, ये सारी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। तो फिलहाल इस GST के लिए, अगर और भी कोई, अगर आपको कोई और भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपने मेरी वीडियो सब्सक्राइब नहीं की है तो आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर दोस्तों अगर मैं आपकी को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर बिल्कुल आपके समझ में ना आई हो या डिसलाइक, तो डिसलाइक कीजिएगा। और अगर आपको बिल्कुल कुछ समझ में ना आ रहा हो, अगर कोई डाउट हो, तो आप उसे मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों शुक्रिया, बाय बाय, थैंक यू।